हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम कई सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स में हम पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको इस स्टोरी के थ्रू बताई जा रही हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज ओपन कर लो जहां पर इस चैप्टर का नेम मेंशन है। ठीक है, देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बच्चों, फार्मिंग इन पालमपुर। आप अपनी बुक का वो पेज ओपन करोगे जहां पर फार्मिंग इन पालमपुर मेंशन है। ठीक है, फटाफट से ओपन कर लो, फार्मिंग इन पालमपुर। हम ये पढ़ रहे थे, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि पालमपुर विलेज के अंदर फार्मिंग कैसे होती है, किस तरीके से खेती की जाती है। ठीक है, तो आपने अब तक दो टॉपिक सीख लिए इसके कि पालमपुर विलेज के अंदर लैंड फिक्स्ड है और फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे फार्मर्स क्या कह रहे हैं कि फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम क्रॉप वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इज लैंड इज फिक्स्ड एंड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड, कि उस फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे, कि लैंड का जो फिक्स्ड एरिया है क्या उस पे हम मैक्सिमम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। यानी कि हमारे को जो वहां के फार्मर्स हैं उनके पास क्या है, कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जो एरिया है, आपको आज इस टॉपिक में दिखाया जाएगा कि उनके पास कितना स्मॉल एरिया अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए। मींस एग्रीकल्चर के पर्पस से उनके पास बहुत ही स्मॉल एरिया अवेलेबल होता है। तो फार्मर कहते हैं कि लैंड एरिया तो फिक्स्ड है, इसमें तो एक्सपेंशन का कोई स्कोप नहीं है, बट क्या हम उसी फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे हम ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स ने क्या यूज किया, क्या मेथड्स यूज किए, क्या वेज यूज किए जिसके थ्रू उन्होंने फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करी। देखो फार्मर्स ने क्या किया बच्चों, वहां के फार्मर्स ने दो मेथड अडॉप्ट किए। फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया। मल्टीपल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है, जब हम एक फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे मोर देन वन क्रॉप ग्रो करते हैं एक साथ, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। आपने देखा था, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो पालमपुर विलेज के फार्मर हैं वो क्या करते हैं, अपने फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं। जैसे कि शुगर केन की क्रॉप ग्रो करी, व्हीट ग्रो किया, पोटैटो ग्रो किया एंड देन उन्होंने ज्वार बाजरा से रिलेटेड भी क्रॉप ग्रो करी ना। तो यानी कि उन्होंने एक साल में फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे क्या करा, मोर देन वन क्रॉप एक साथ उगाई। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों कि जो पालमपुर विलेज है वहां पर ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन करंटली क्या सिचुएशन है, करंटली हम क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों, पहले के टाइम पे ट्रेडिशनल वेज यूज किए जाते थे फार्मिंग करने के पर्पज से। पालमपुर विलेज में भी ऐसा ही होता था, किसानों के पास फिक्स्ड एरिया था, पहले वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते थे, यानी कि ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते थे एंड सेकेंडली नेचुरल सोर्सेस का यूज करते थे फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, जैसे काउडंग वगैरह यूज करते थे। ठीक है, तो ये क्या था कि वहां पर पहले ट्रेडिशनल वेज यूज किए जाते थे फार्मिंग करने के पर्पज से। तो इन ट्रेडिशनल मेथड से जब फार्मिंग की जाती थी तो इनके लिए जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो भी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी, जिसकी वजह से कुएं से पानी निकाल के भी फील्ड्स को इरिगेट कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन
अब उन्होंने क्या करना है, फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ज्यादा क्रॉप ग्रो करनी है, तो इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, ट्रेडिशनल की बजाय अब उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग अडॉप्ट किया सबसे पहले। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए असेंशियल कंडीशन ये होती है कि प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल हो, यानी कि वेल डेवलप्ड सिस्टम हो इरिगेशन का, ठीक है, सिंचाई की प्रॉपर सारा का सारा सिंचाई की जो अरेंजमेंट है ना वो अच्छे तरीके से की गई होगी, तो ही हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकेंगे। मल्टीपल क्रॉपिंग हम क्यों कर रहे हैं, फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ज्यादा ग्रो करने के लिए। अब उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग अडॉप्ट करी तो प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, मींस इरिगेशन का वेल डेवलप्ड सिस्टम होना जरूरी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, ट्रेडिशनल की बजाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या हमने पढ़ा था बच्चों लास्ट क्लास में, कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल फार्मिंग में ट्रेडिशनल सीड्स यूज किए जाते थे, मॉडर्न फार्मिंग में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम ट्रेडिशनल या फिर नेचुरल सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, नेचुरल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन यूज करते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब हम आर्टिफिशियल सोर्सेज का यूज करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स की तरह से, और हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन को यूज करते हैं, यानी कि अब हमें ट्यूबवेल्स की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है, क्योंकि अब क्या जरूरत है, मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड को हमने इरिगेट करना है, तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तो जो कुएं से पानी निकाल के इरिगेट किया जाता था वो सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए अब ट्यूबवेल्स की नीड अराइज हुई, तो ट्यूबवेल्स का यूज किया जाने लगा। और इनके अलावा मल्टीपल क्रॉपिंग करने के अलावा और क्या मेथड्स यूज किए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए, जिससे सेम एरिया ऑफ लैंड पे पहले कम क्वांटिटी में प्रोडक्शन यील्ड हमें रिसीव होती थी, लेकिन अब क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने से अब मैक्सिमम प्रोडक्शन सेम एरिया ऑफ लैंड से किसान ले पाते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ये अलग अलग टाइप के हैं जो कि फार्मर्स अब यूज करने लग गए हैं, ठीक है, जैसे कि HYV सीड्स यूज किए जाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, डैम्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जिससे हमारे ट्यूबवेल्स चलते हैं, क्योंकि अब हमें मल्टीपल क्रॉपिंग करनी होती है फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ही, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। पहले क्या होता था, पहले जो हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग यूज करते थे, उसमें इरिगेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, उसमें लिमिटेड से पानी से भी हमारे जो खेतों को इरिगेशन की फैसिलिटी मिल जाती थी, यानी कि प्रॉपर पानी उन्हें मिल जाता था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सीड्स का, ट्रेडिशनल सोर्सेज का यूज करते थे ना जब हम फार्मिंग के लिए, तो उसके लिए ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता उन्हें इरिगेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं, जब हम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, तो हमें ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है अपने फील्ड्स को, अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। अब ज्यादा पानी रिक्वायर्ड है तो कुएं के पानी से तो वो सफिशिएंट नहीं होगा ना, उनकी इरिगेशन फैसिलिटी उन्हें नहीं मिलेगी, तो इसके लिए हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। ट्यूबवेल्स चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए डैम्स का यूज किया जाता है, ठीक है। डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ट्यूबवेल्स चलते हैं, और ट्यूबवेल्स रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं जिनके लिए हमें वेल डेवलप्ड सिस्टम चाहिए इरिगेशन का, ठीक है। देन पंप सेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। कैनाल्स, नहरों का पानी यूज करते हैं। डीजल मतलब डीजल के थ्रू ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज करते हैं। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी का यूज किया जाता था प्लोइंग करने के लिए अपने फील्ड्स को, लेकिन अब क्या होता है, अब ट्रैक्टर्स और थ्रेशर्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमें डीजल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो डीजल को ट्रैक्टर्स में यूज करके ट्रैक्टर्स से हम क्या करते हैं, अपने फील्ड्स की प्लोइंग करते हैं, क्लियर। देन HYV सीड्स, ये आपको समझ में आया, ये सब क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो कि करंटली यूज किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमने सारा का सारा लास्ट क्लास में कवर किया था। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया। देखो, ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर बच्चों जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसमें ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है।
जिसकी वजह से वहां पर ये सभी चीजें हम यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से ज्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं होता था इरिगेशन के लिए, ठीक है, उन्हें इरिगेट करने के लिए, खेतों को इरिगेट करने के लिए ज्यादा पानी रिक्वायर्ड नहीं होता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो वेल्स हैं, कुएं हैं, वहां से पानी लेके उन्हें इरिगेट कर दिया जाता था खेतों को। लेकिन अब क्या होता है, अब हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। पहली बात की मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन चाहिए होता है, इस वजह से अब हम ट्यूबवेल्स यूज करने लग गए हैं। साथ ही हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करते हैं, यानी कि इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल सीड्स एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, नेचुरल सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम अब क्या कर रहे हैं, HYV सीड्स को यूज कर रहे हैं और मॉडर्न सोर्सेज को यूज कर रहे हैं फार्मिंग करने के लिए। और वो मॉडर्न वेज क्या हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें यूज कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल और नेचुरल सोर्सेज की जगह पे, ठीक है। आर्टिफिशियल वेज से, आर्टिफिशियल मेथड से जब हम अपनी फार्मिंग को करते हैं तो वो क्या होती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने कब से इंट्रोड्यूस किए, मींस कब से यूज करने स्टार्ट किए, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम ट्रेडिशनल वेज ऑफ फार्मिंग की बजाय आर्टिफिशियल वेज ऑफ फार्मिंग का यूज करने लग जाते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करने लग जाते हैं, यानी कि HYV सीड्स का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी चीजें यूज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और वही चीजें किसके अंडर इंट्रोड्यूस हुई बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया क्यों, यानी कि ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हम क्यों यूज करने लगे, ताकि सेम एरिया ऑफ लैंड से जब जो अगर हम पहले से कंपेयर करें कि सेम एरिया ऑफ लैंड पे पहले कम क्वांटिटी में यील्ड प्रोड्यूस हो पाता था, कम क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन मिल पाती थी, लेकिन अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से लैंड, जो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड है, उसी पर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, हायर यील्ड गेन कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ठीक है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में ज्यादा इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी, मॉडर्न फार्मिंग में मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए इरिगेशन की भी प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए हम ट्यूबवेल्स का अब यूज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है अपनी क्रॉप को इरिगेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब बच्चों हमने कल इस टेबल को डिस्कस किया था कि ये जो टेबल है, मैंने आपको बताया था कि इस टेबल को आपने पढ़ना है, आपने इसको एनालाइज करना है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका दोनों चीजों की प्रोडक्शन पे सेम इफेक्ट पड़ा है क्या, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके आंसर को। देखो बच्चों, ये टेबल क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट इन मिलियन टन्स। ये जो आपको ये डिजिट्स दी हुई हैं ये मिलियन टन्स में है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया, यानी कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने लगे, तो उसमें हमने दो चीजों की प्रोडक्शन पे उसका इफेक्ट देखा, ठीक है। अब हमने क्या देख रहे हैं हम कि 1965 से 2011 तक आप क्या देख पा रहे हो कि जो पल्सेस की प्रोडक्शन है ना, उसमें तो बिल्कुल स्लाइड सा इंक्रीज हुआ है, मींस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन व्हीट की जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत स्पीडली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि उसमें तेजी से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो पल्सेस की प्रोडक्शन है उसमें बहुत माइनर सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का पल्सेस की प्रोडक्शन पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि पल्सेस की प्रोडक्शन पे ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमारे व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्स इन इंडिया आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद व्हीट और पल्सेस की प्रोडक्शन आपको दी हुई है, ठीक है, इन यूनिट्स ऑफ मिलियन टन्स। प्लॉट दिस ऑन अ ग्राफ, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। आपने किया होगा आई होप, इसको ग्राफ पे प्लॉट करके आपने एनालाइज करना है। अब ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तो भी आपको यही चीजें ही उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करनी है ना, तो हम इस टेबल से ही देख के ये एनालाइज कर पा रहे हैं
की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका वीट की प्रोडक्शन पे ज्यादा सक्सेसफुल इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। बिटवीन 1965 एंड 2001 देखो 1965 से 2001 या 2011 तक भी आप देख सकते हो, देखो पहले भी 2000 एंड 2001 में भी 18 मिलियन टन थी, ठीक है, पल्सेस की प्रोडक्शन। देन 10 साल बाद 2010-11 में भी कितनी है, 18 मिलियन टन। यानी कि आप देख सकते हो कि कितना माइनर सा इंक्रीज हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से पल्सेस की प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों, बिटवीन 1965 एंड 2001 द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड नेग्लिजिबली, ठीक है, नेग्लिजिबल इंक्रीज हुआ है पल्सेस की प्रोडक्शन में। तो वेयर एज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड ग्रेटली, ठीक है, व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो ग्रेटली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। देखो आप खुद ही देख पा रहे हो, एज कंपेयर टू पल्सेस की जो प्रोडक्शन हुई है उससे अगर हम कंपेयर करें तो व्हीट की प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज हो रही है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो thus we can say that ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि जो हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो हम मॉडर्न फार्मिंग का यूज कर रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है किसमें, इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एज कंपेयर टू पल्सेस, ठीक है, हमने कंक्लूड कर लिया। तो बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया तो सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज किसने किया, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उन्होंने ये देखा कि सेम एरिया ऑफ लैंड पे हमें पहले कम क्वांटिटी में यील्ड मिलती थी, लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल पा रही है, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था ना। चलो अब बात आती है, ये एक एक्टिविटी है बच्चों, ये आपने खुद से करनी है, हम इसको रीड कर लेते हैं कि ये क्या है, देन आपने इसको खुद से सॉल्व करना है ताकि आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। देखो ड्यूरिंग योर फील्ड विजिट टॉक टू सम फार्मर्स ऑफ योर रीजन, आपने क्या करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, मतलब जो खेत होते हैं वहां पर जाना है आपने, और आपके एरिया का जो फार्मर होगा, आपके एरिया के जिस विलेज में आप रहते हो, जिस विलेज से आप बिलोंग करते हो, वहां पर आप जाओगे, वहां पर आप देखोगे खेत भी हैं, ठीक है, उन खेतों में जाओगे तो वहां के फार्मर्स से आपने क्या करना है, बात करनी है और क्या एनालाइज करना है, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स्ड डू द फार्मर्स यूज, ठीक है। अब आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के बारे में समझ आ गया, उसके लिए क्या इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होना जरूरी है ये भी आपको पता चल गया। अब आपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी सीख लिए कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें होती हैं, अलग अलग टाइप के HYV सीड्स का यूज किया जाता है जिसकी वजह से हमारी सेम एरिया ऑफ लैंड पे मैक्सिमम यील्ड गेन हो जाती है, ठीक है। HYV सीड्स को यूज करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, ये सभी आर्टिफिशियल चीजें यूज की जाती हैं जो पहले नेचुरल चीजें यूज की जाती थी। अब आपको ये सारा समझ आ गया और आपको ये भी पता कि अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करेंगे तो उसके लिए हमें कितनी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कितनी इरिगेशन की जरूरत है, ठीक है। ट्रेडिशनल में ज्यादा इरिगेट करने की नीड नहीं होती, थोड़े से पानी से भी वो इरिगेट हो जाते हैं, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अगर हम यूज करते हैं तो हमें प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है अपनी क्रॉप को, अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आप उन फार्मर्स से बात करोगे तो आपने ये एनालाइज करना है, उनसे पूछना है कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज कर रहे हो या मॉडर्न मेथड्स का यूज कर रहे हो या ट्रेडिशनल और मॉडर्न को मिक्स यूज कर रहे हो, ठीक है। आपने उनसे ये पूछना है एंड देन एक नोट राइट करके आना बच्चों आपने, ठीक है। उनसे जो भी आप बात करोगे, बात करके जो भी आप एनालाइज करोगे कि आप वो फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज कर रहे हैं या मॉडर्न मेथड्स का यूज कर रहे हैं, ये आप एनालाइज करोगे, एक नोट लिखोगे। देन सेकंड एक्टिविटी इज
व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न यूज कर रहे हैं या मिक्स्ड यूज कर रहे हैं, ये एनालाइज करने के बाद आपने ये एनालाइज करना है कि जो मेथड भी अडॉप्ट कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंग इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, कि इरिगेशन के लिए वो क्या क्या सोर्सेज यूज करते हैं। थर्ड एक्टिविटी इज हाउ मच ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज इरिगेटेड, कि जो कल्टिवेटेड लैंड है, कल्टिवेटेड लैंड मीन्स जितने एरिया पर खेती की जा रही है उनके द्वारा, जितने एरिया पर वो क्रॉप को उगा रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उस कल्टिवेटेड लैंड में से कितना लैंड, कितना एरिया इरिगेटेड है, मींस कितना एरिया है जिस पर हम सिंचाई कर पा रहे हैं, ठीक है। उन फार्मर से आपने ये पूछना है, एनालाइज करना है और इनमें से आपने टिक करना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यानी कि आप उनसे एनालाइज करोगे एंड देन इन ऑप्शन में से जो भी वो बताएंगे उस पे आपने टिक करना है और लिख लेना है इसको, ठीक है। देन फोर्थ एक्टिविटी इज फ्रॉम वेयर डू फार्मर्स ऑब्टेन द इनपुट्स दैट दे रिक्वायर्ड, कि फार्मर्स को जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज कर रहे हैं, जो भी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वो यूज कर रहे हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। आपने ये 4 बातें उनसे पूछनी है, ठीक है। एनालाइज करके इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है, तब आपको पता चलेगा कि रियल लाइफ में फार्मिंग जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से होती है या मॉडर्न मेथड से होती है, और जिस भी मेथड से होती है उसके अकॉर्डिंग इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। चलो अब हम अपना थर्ड टॉपिक करते हैं बच्चों। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, विल द लैंड सस्टेन। देखो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर लिए, हमने मल्टीपल क्रॉपिंग कर ली, किस लिए करी, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड पे ही हम मैक्सिमम क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर लिए, जिसकी वजह से हमें पहले से ज्यादा यील्ड मिल पा रही है, पहले से ज्यादा क्रॉप ग्रो कर पा रहे हैं हम, किस वजह से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से। लेकिन उनके डिसएडवांटेजेस भी हैं बच्चों। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो हमारी यील्ड को तो इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन हमारा जो लैंड होता है, जिस लैंड पे हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करके फार्मिंग करते हैं, वो लैंड, आपने कभी सोचा कि क्या वो लैंड सस्टेन हो पाएगा, मींस उस लैंड, सस्टेन का मतलब बनाए रखना, क्या हम उस लैंड को बनाए रख पाएंगे, मींस आगे की जनरेशन के लिए वो जो लैंड होगा क्या वो वैसा ही रहेगा जैसा अब है, ठीक है। विल द लैंड सस्टेन, क्योंकि बच्चों जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो हमारे लैंड की जो उपजाऊ क्षमता होती है ना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है, जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी बोलते हैं, सॉइल की फर्टिलाइजेशन होती है, वो कम कर देते हैं, क्या, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, सॉइल में डालेंगे, तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, बाद में यूज के लिए नहीं रहेगी, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी टोटली खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है आपको। चलो इसको पढ़ते हैं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, जिस जगह पर हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, वो क्या है, हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, और हमें उस लैंड का जब हम यूज करते हैं तो हमें बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस। देखो जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो स्कार्स होते हैं, मींस उनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब हम यूज करते हैं तो उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज होने लग जाता है, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाते हैं, मींस वो कम होने लग जाते हैं, और एक बार वो खत्म हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। देखो इसमें पढ़ते हैं, इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन मींस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जब हम यूज करते हैं इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि आपने देखा ना बच्चों, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम क्या यूज करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। इन चीजों को जब हम सॉइल में यूज करते हैं,
क्रॉप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए, ज्यादा यील्ड गेन करने के लिए, तो इससे हमारी यील्ड तो ज्यादा आती है लेकिन हमारी सॉइल की फर्टिलिटी टोटली खत्म हो जाती है। ठीक है, मींस वो सॉइल आगे यूज के लिए नहीं रहती। ठीक है, in many areas green revolution is associated with loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को जब हम यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस हो जाता है। सॉइल की जो उपजाऊ क्षमता होती है मिट्टी की वो खत्म हो जाती है क्योंकि हम उसमें केमिकल्स डाल रहे हैं। पहले के टाइम पे जब हम फार्मिंग करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में हम क्या करते थे, नेचुरल सोर्सेज को यूज करते थे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते थे। ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती थी। लेकिन अब हम केमिकल्स को यूज कर रहे हैं उनकी जगह पे, जिसकी वजह से हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल। ट्यूबवेल से हम अब क्या करने लग गए हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में मैंने आपको बताया बच्चों, इरिगेशन की भी प्रॉपर सप्लाई होना जरूरी है, यानी कि इरिगेशन की वेल डेवलप्ड सिस्टम होना जरूरी है। जब मतलब प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने के लिए, हमें भरपूर मात्रा में पानी चाहिए, उसके लिए हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, अब ट्यूबवेल से बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। ठीक है, यानी कि जब हम ट्यूबवेल्स का ज्यादा यूज करते हैं इरिगेशन के पर्पज से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो वाटर टेबल होता है वो डिप्लीट होने लग जाता है, यानी कि जो वाटर का जो लेवल है ना वो कम होने लग जाता है। ठीक है, जिससे मतलब हम कह रहे हैं ना कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने से जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज होने लग जाता है। ओवर यूज होने से इससे क्या होता है, ओवर यूज जब होगा नेचुरल रिसोर्सेज का तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होने लग जाएंगे। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑलरेडी स्कार्स हैं, ऑलरेडी लिमिटेड सप्लाई में हैं, और जब हम उसका ओवर यूज करेंगे तो वो और ज्यादा कम होने लग जाएंगे। ठीक है, इससे एक तो क्या होता है, हमारा वाटर टेबल डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कम होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, और हमारा जो वाटर टेबल है वो भी डिप्लीट हो जाता है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाना, सॉइल की फर्टिलिटी बनाना, ग्राउंड वाटर टेबल मेंटेन करना, ये बहुत सारे सालों का काम है, यानी कि इनको मेंटेन करने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड, लेकिन अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टोर देम। उन्हें दोबारा से रीस्टोर कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जैसे कि लैंड हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, सॉइल हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। वाटर जो हम यूज करते हैं एक्सेस में ट्यूबवेल्स का यूज करके जब हम वाटर डालते हैं अपनी क्रॉप के लिए, तो इससे हमारा वाटर टेबल भी डिप्लीट हो जाता है। तो यानी कि हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है उनको यूज करके हमारे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्टिन्यूसली डिप्लीट होते जा रहे हैं, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनको मेंटेन करना बहुत सारे सालों का काम होता है। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो इन्हें रीस्टोर करना, इन्हें रीजनरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम अपना बेनिफिट तो देख लेते हैं कि इससे हमारा जो हमें यील्ड मिलेगी, प्रोडक्शन मिलेगी, वो ज्यादा होगी मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। लेकिन आप ये भी तो देखो कि इससे हमारा एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हमें ध्यान में रखना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में के लिए हमें एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करना चाहिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और वो सभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। किसकी वजह से, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने की वजह से। तो हम कह सकते हैं बच्चों की एक तरफ अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बेनिफिट्स हैं तो दूसरी तरफ इसकी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, यील्ड तो इंक्रीज कर देगा लेकिन इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिक्लाइन होने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये एक और एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए। आपने क्या करना है, आफ्टर रीडिंग the following reports from the newspapers or magazines, write a letter to the agriculture minister। आपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें
इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही वर्ड्स में आपने एक लेटर लिखना है और उन्हें ये बताना है कि किस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स मींस मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हम यूज करते हैं, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है वो आपके एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, ये आपने अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एक लेटर में कहना है। ठीक है, आपने एक लेटर लिखना है अपने ही वर्ड्स में, उसमें आपने ये मेंशन करना है कि किस तरीके से जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो यील्ड तो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल है। इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, इससे हमारा जो लैंड है वो टोटली वेस्ट हो जाता है और जो हमारा वाटर टेबल है वो डिप्लीट हो जाता है। हमने ये सारी डिसएडवांटेजेस बतानी है और हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट होता है, तो हमने ये बताना है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हार्मफुल है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? ये एक्टिविटी आपने खुद से करनी है बच्चों। अब हम एक बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमारी सॉइल को खराब करते हैं। ठीक है, देखो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, पानी में ना बहुत जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं फटाफट से, और जल्दी से डिसॉल्व होकर जब हम उस पानी को मिट्टी में डालते हैं तो वो मिट्टी में भी जल्दी से वो समा जाते हैं। ठीक है, देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स, वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं विच डिसॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। पानी में जल्दी से, मतलब उनमें ऐसे मिनरल्स होते हैं पानी में जल्दी घुल जाते हैं और प्लांट में अब्सॉर्ब हो जाते हैं जल्दी से। अब प्लांट में तो हमने डाल दिए, तो जो प्लांट्स की जो सॉइल होगी उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना वो उन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बट दीज में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, ये सॉइल में लंबे टाइम के लिए वो मिनरल्स नहीं रहते। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से जल्दी से रिमूव हो जाते हैं एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स। ग्राउंड वाटर को, लेक्स को, रिवर्स को वो क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सोइल, सोइल के अंदर और जो भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, जो कि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में यूज करते हैं। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। ठीक है, आपको समझ में आया? जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, पानी में जल्दी से, उसमें जो भी मिनरल्स होते हैं वो पानी में जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं, प्लांट्स में फटाफट से समा जाते हैं, लेकिन सॉइल में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहते, सॉइल में से जल्दी से रिमूव हो जाते हैं और थोड़े टाइम बाद क्या कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर देते हैं, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। सॉइल की जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, लेस फर्टाइल होने का मतलब कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि इतनी तो पहले कभी भी नहीं हुई होगी देन एवर बिफोर। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हो कि इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं वो कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज किया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, और उन्होंने ही एनालाइज किया कि इससे हमारी यील्ड जो है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स हमारी यील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पंजाब के फार्मर्स जो है ना वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं पूरी कंट्री के अंदर। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड मेक द सॉइल less fertile is known as
डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब होता है? जब हम सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो इससे सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये क्या करता है? रिमूव कर देता है और सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन कर देता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? सॉइल की डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल हेल्थ की डिग्रेडेशन हो जाती है। फार्मर्स, पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल। जो पंजाब के फार्मर्स है ना बच्चों, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करें ताकि उनका जो प्रोडक्शन लेवल है वो मेंटेन्ड रहे। ईयर आफ्टर ईयर उनका प्रोडक्शन लेवल मेंटेन रहे, मींस ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सकें। इसीलिए उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करें, मींस हमेशा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करें। दिस मींस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज राइजिंग वेरी फास्ट। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो भी क्या है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कॉस्टली भी तो ज्यादा है। पहली बात कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं बच्चों, पहली बात कि वो कॉस्टली ज्यादा हैं और दूसरी बात कि वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देते हैं, डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। और कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमने पढ़े हैं कि जो डिप्लीट होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से? लैंड, सॉइल, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? डिप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है, जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि एक तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो भी हम सीड्स यूज करते हैं, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, एक तो वो कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, वो ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं एंड सेकेंडली वो हमारे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर देते हैं, जैसे कि लैंड, सॉइल, ग्राउंड वाटर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इनका यूज करके जब हम फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग की यानी कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? आज का टॉपिक क्लियर है? तो आई होप आपको अब तक मैंने जितना बताया ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ये आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड्स हम यूज करते थे, उससे यील्ड तो कम होती थी लेकिन वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते थे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करते थे, हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, तो इससे हमारी आउटपुट तो बढ़ जाते हैं लेकिन इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपने वो एक्टिविटी करके आनी है। आपने अपने जो भी फील्ड होंगे आपके आसपास, जो भी खेत होंगे, वहां के फार्मर्स से बात करनी है। आप एनालाइज कर पाओगे कि वो ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं या मॉडर्न मेथड यूज कर रहे हैं। फिर जो भी मेथड यूज कर रहे हैं उसके हर मेथड के रिस्पेक्ट में जो इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है, क्या वो इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। फिर आप उनसे पूछोगे कि ट्रेडिशनल की एडवांटेजेस ज्यादा हैं या मॉडर्न की एडवांटेजेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये उनको ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने एनालाइज करके आनी है। इससे आपको और ज्यादा रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल मिलेंगे और ज्यादा अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक करेंगे इसी से रिलेटेड। पालमपुर की स्टोरी के थ्रू हम कुछ नया टॉपिक और सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।